हम थोड़ा सा कल के टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल का जो टॉपिक हम लोगों का था टैली के बारे में हम लोग पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ टैली भी हम लोगों ने देखा था, है ना। और टैली में हम लोगों ने समझा था कि सिर्फ ये क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं। और आज के डेट में जिस वर्जन पे हम लोग बात करेंगे, जो वर्जन आज के डेट में पढ़ने वाले हैं वो टैली ERP 9 होगा। और इससे पहले जो वर्जन चलते थे वो आपके सामने हैं। टैली ERP 9 के पहले जो वर्जन हम लोगों ने यूज़ किया है या फिर जो चलते थे, आज इस वर्जन पे काम नहीं होता है, क्योंकि डे टू डे ये आते गया, अपग्रेड होते गया और उसमें फैसिलिटी ऐड होते गया, है ना। सो स्टार्टिंग की अगर बात करें तो टैली ही बना ही था अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। और अकाउंटिंग की अगर बात करें तो हम लोगों ने कल समझा था कि अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रकार का लेखा जोखा, है ना। अब वो लेखा जोखा क्या हो सकता है, बहुत प्रकार का अकाउंटिंग होता है ना। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। तो अभी हम अकाउंट टाइप के बारे में नहीं पढ़े, बस इतना समझे हैं कि अकाउंट जो भी होता है उसे किसी प्रकार का लेखा जोखा होता है ना। किसी प्रकार का लेखा जोखा को या फिर फाइनेंशियल लेखा जोखा आप कह सकते हैं, वित्तीय लेखा जोखा आप कह सकते हैं, डेट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। जो कि टैली जब आया तभी से नहीं होता है, टैली के पहले से भी अकाउंटिंग किया जाता है। फर्क इतना है कि पहले किया जाता था फाइलिंग सिस्टम, आज हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। और जब कंप्यूटर की दुनिया में हम आए तो मिस्टर भरत गोयनका ने क्या किया, डेवलप किया। किसने डेवलप किया, मिस्टर भरत गोयनका ने डेवलप किया टैली को, है ना। कब डेवलप किया था सर, 1988 में उन्होंने डेवलप किया। कहाँ पे डेवलप किया था, बेंगलोर में डेवलप किया था, है ना। कंपनी का नाम क्या था, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। उसमें उन्होंने क्या किया, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया टैली, है ना, जिसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं। जो पहला वर्जन आया था वो क्या था सर, 4.5। और ये वर्जन सर पता है किस पे काम करता था, ये वर्जन आपके GUI, आई मीन टू से डेट, विंडोज पे चलने वाला वर्जन नहीं था, है ना। ये वर्जन बनाया गया था MS-DOS के लिए। किसके लिए बनाया गया था, MS-DOS के लिए। और ये वर्जन MS-DOS पे चला करता था। अब MS-DOS के बारे में बखूबी आप लोग जानते हैं अगर विंडोज पढ़े हैं तो, क्योंकि विंडोज के बाद आप लोग ने MS-DOS पढ़ा था। MS-DOS GUI टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ। CUI है, हाँ। MS-DOS GUI नहीं है, क्या है मिस्टर चुप, है ना, CUI है ना, सही से बैठे। तो MS-DOS कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के लिए बनाया गया था टैली 4.5। यानी इसमें भी वैसे ही काम होता होगा जैसे DOS में काम होता है, राइट रॉन्ग। ये उस वर्जन पे काम करता था। आगे जाके इसको अपग्रेड किया गया, अच्छा, जब हम लोग इस पे DOS पे जब काम किया गया तो इसमें हो क्या रहा था, सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा, जैसे आज के डेट में हम लोग टैली में बहुत सारा वर्क कर लेते हैं। किसी प्रकार का टैक्स का एंट्री कर सकते हैं, किसी प्रकार के वाउचर की एंट्री कर सकते हैं, किसी प्रकार का लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी आपको पहले वाले वर्जन में नहीं था। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते थे, मेक केयर ऑफ अकाउंटिंग एक्टिविटीज ओनली सच एज लेज़र क्लासिफिकेशन वाउचर एंट्री। इट प्रोवाइड सिंपल फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड बिल वाइज एनालिसिस। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें क्या कर सकते थे, सिर्फ लेज़र क्रिएट कर सकते थे। अब लेज़र क्या होता है, लेज़र जानते हैं, वैसे लेज़र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिंपली हम बताते हुए निकल रहे हैं। लेज़र का मतलब होता है खाता बही। खाता बही का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उसका डिटेल, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके डिटेल को नोट करना, डेट इज कॉल्ड लेज़र। जैसे परचेज अ मार्कर फ्रॉम दीपक ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, एक मार्कर खरीदा, किससे खरीदा सर, दीपक से खरीदा, उधार खरीदा, है ना। तो इसमें लेजर निकलेगा, क्या निकलेगा, लेजर निकलेगा। मीन्स हुआ क्या है, परचेज हुआ है। तो परचेज क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। क्या हुआ है, खरीदारी हुआ है, बिक्री हुआ है, खरीदारी हुआ है। तो परचेज क्या हुआ, परचेज एक इंफॉर्मेशन है ना, परचेज हुआ है। अच्छा, ये मार्कर परचेज भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल इसका इंफॉर्मेशन क्या है जो हमने बताया, परचेज, दैट इज कॉल्ड लेजर, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन।
किसी भी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। समझ आ रहा है? तो हमने कहा था परचेज अ मार्कर, एक मार्कर खरीदा गया है ना, तो परचेज क्या निकल गया, एक लेजर निकल गया। अब मार्कर क्या है, मार्कर लेजर नहीं होगा, क्योंकि मार्कर क्या हो गया, यहाँ पे आइटम हो गया। क्या हो गया सर, आइटम हो गया। अच्छा, ये कब आइटम हो जाएगा और कब ये आपका फिक्स एसेट हो जाएगा, ये हम आगे चल के बताएंगे। अभी फिलहाल सिंपली तौर पे अभी हम मार्कर को सिर्फ आइटम कह दें तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आइटम और फिक्स एसेट्स दो चीज होती हैं, और एक ही चीज, एक ही वस्तु दोनों में यूज किया जा सकता है, लेकिन उसका कंडीशन होता है, उसका कंडीशन होता है। तो उस कंडीशन पे अभी नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे तो ये वाला क्लास नहीं हो पाएगा, है ना। फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि मार्कर जो हमने खरीदा, ये फिलहाल आइटम इसको समझ लेते हैं, लेकिन काम इसके साथ क्या हुआ, खरीदारी का। तो परचेज इज अ लेजर, परचेज क्या है सर, एक लेजर है। एंड देन इसके बाद इसमें एक और लेजर निकलेगा। दूसरा लेजर क्या है, हमने किससे खरीदा है सर, दीपक से खरीदा है, लेकिन दीपक से ऑन क्रेडिट खरीदा है। कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है। तो जिससे हम लोग उधार खरीदते हैं सामान, उसे क्या कहते हैं टैली में पता है, उसे कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। क्या कहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, विविध लेनदार। क्या होता है, विविध लेनदार। तो इसमें दो लेजर निकल गया, एक तो परचेज का और एक सन्ड्री क्रेडिटर का। ये थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ाया नहीं है। अभी इसमें क्या फैसिलिटी होता था वो बता रहे हैं। लेजर मतलब एक इंफॉर्मेशन की हमने मार्कर को खरीदा है, एक इंफॉर्मेशन हो गया ना, खरीदा है, तो इसको नोट करना पड़ेगा ना, परचेज हुआ है ना। अच्छा, किससे हुआ है, दीपक से। तो दीपक को पैसा देके लिया नहीं, उधार लिया। तो जिससे भी उधार सामान करते हैं ना, उसको कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। हिंदी में होता है विविध लेनदार। विविध लेनदार का मतलब ये हो गया कि दीपक हमको मारकर बेचा है, उधार बेचा है। रमजान चल रहा है, खैरात में नहीं दिया है। समझ रहे मेरे बात, फैक्ट बता रहे हैं। रमजान चल रहा है, इसका मतलब खैरात में नहीं दिया है, वो विविध लेनदार है। लेनदार का मतलब कि हमसे कभी ना कभी पैसा लेंगे। अब समझ में आ गया, विविध लेनदार किसे कहते हैं, कभी ना कभी पैसा लेंगे, क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है, रमजान की बात नहीं है। अगर रमजान हो तो खैरात में दे सकते थे, राइट रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, तो मेरे विविध लेनदार में दो लेजर निकल गया। तो सिर्फ इतना काम होता था किस वर्जन में, 4.5 में, कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन का डिटेल, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका डिटेल रख लेना, बस डिटेल रखता था। किससे खरीदा गया, है ना, क्या काम हुआ, या फिर मान लीजिए कि तो पहला लेजर हो गया, दूसरा भी काम हो सकता था। दूसरा क्या हो सकता था, दूसरा हो सकता था ही डिपोजिट 10,000 इनटू SBI। मतलब जिसने बिजनेस किया उसने 10,000 रुपया SBI में क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल रहा है, ही मतलब वही जो बिजनेस कर रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन काम क्या हुआ है, काम क्या हुआ है, जमा हुआ है। डिपोजिट कहाँ पे डिपोजिट हुआ है, SBI बैंक में डिपॉजिट किया गया है। तो वहां पे SBI का फिर एक और इंफॉर्मेशन बनेगा, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं पैसा तो गया है ना, कहाँ गया है। अगर आपने पैसा किसी को पे किया होता, जैसे ही पेड 10,000 टू शिखा, उन्होंने शिखा को क्या किया, 10,000 पेड किया, पेमेंट किया, है ना। तो अब यहाँ पे जिसने पे किया, किसी प्रकार का क्या पे किया, शिखा को क्या पे किया, कैश का लेजर हो गया। कैश क्या हो गया, एक लेजर हो गया। अच्छा, इसमें भी ऐसे भी हो सकता है कि ही पेड सैलरी 5,000 टू मिस्टर एहतशाम। उन्होंने क्या किया, सैलरी पेड किया, किसको, एहतशाम को। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, एक और लेजर निकलेगा। आपने पैसा दिया है एहतशाम को, क्या दिया है, किस प्रकार का पैसा है, पहले से बाकी था उनका, नहीं, सैलरी दिया है। तो सैलरी इज अ लेजर, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस आपके हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर। उसके इंफॉर्मेशन को नोट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, है ना। अब आप देखे होंगे ना दुकान पे, जनरल स्टोर पे, वो सब क्या करता है, किसके यहाँ कौन सा सामान गया, खाता भाई कहता है ना उसको, उसी को तो लेजर कहा जाता है, उसे क्या कहता है, लेजर। तो 4.5 जो आया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता था, सिंपल तौर पे आप लेजर की एंट्री कर सकते थे, वाउचर की एंट्री कर सकते थे, लेजर और वाउचर। अच्छा, लेजर क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। लेजर क्या हो गया सर, इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। और वाउचर क्या हो गया, बिलिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। मेरी बात समझ में आ रही है। हमने क्या कहा अभी, मार्कर हमने खरीदा है, तो परचेज इंफॉर्मेशन हो गया। किससे खरीदा है, दीपक से खरीदा है। अच्छा, मार्कर जो हमने खरीदा है ना, ये 35 रुपया में खरीदा है। कितने में खरीदा है,
तो इसका 35 रुपये भी कहीं एंट्री करना पड़ेगा ना, तो 35 रुपये जहां पे एंट्री करोगे डेट इज कॉल्ड वाउचर। सब अलग अलग एंट्री होता है टैली में, और एक एक करके इंशाअल्लाह रहमान हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें कितना चीज अलग हुआ ना। पहली चीज क्या हुआ कि लेजर इंफॉर्मेशन, काम क्या हुआ है, परचेज हुआ है। किससे परचेज हुआ है? दीपक से हुआ है। अच्छा, कितने में परचेज हुआ है? 35 रुपए में परचेज हुआ है। अब 35 रुपये कहाँ डालोगे? वाउचर में डालोगे, और उसी 35 रुपये को कहते हैं वाउचर। वाउचर का मतलब ही होता है पैसा। बिलिंग जहां पे करते हैं डेट इज कॉल्ड वाउचर। इज इट क्लियर नॉट? कोई कंफ्यूजन नहीं ना सर? तो इसमें क्या क्या होता था 4.5 में? लेजर निकालना, और आप वाउचर की एंट्री कर सकते थे। इट प्रोवाइड सिंपली फाइनेंशियल रिपोर्ट, है ना, जिसके तहत ये आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करके दे देता था। सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्या? अगर आप बात करोगे टैक्स की, जीएसटी की, टीडीएस की, है ना, किधर टीडीएस की, टीसीएस की एंड सर्विसेज टैक्स की, तो ये कोई फैसिलिटी इसमें नहीं था सर। सिर्फ आप ट्रांजैक्शन का डिटेल यानी लेजर और सिर्फ अपना वाउचर इसमें एंट्री कर सकते थे। इससे ज्यादा कोई काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते थे। कहाँ? टैली 4.5 में। चलिए, इसी को अपग्रेड कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? अपग्रेड कर दिया गया। कहाँ पे? और बन गया क्या ये? टैली 5.0, है ना। जब इसे अपग्रेड किया गया, अपग्रेड वर्जन इसका आया, 4.5 को अपग्रेड करके बनाया गया 5.0 एंड इट वर्क इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अपडेट हुआ और ये कहां पे काम करने लगा? अब विंडोज में, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या है? GUI, है ना। एक बार अगर गलत हो जाए तो दोबारा नहीं बोले, ऐसा नहीं समझना है। बार बार गलत हो, बार बार बोलना है, राइट रॉन्ग, क्योंकि बार बार बोलोगे हम आपको 1000 बार समझाएंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या हम लोग कहां पे थे सर? विंडोज GUI। अब इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जहां पे हम लोग को टूल्स वगैरह मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं, हमको टूल्स नहीं मिलता क्योंकि वो डॉस के बेस पे बना था, और ये विंडो पे काम करने लगा। सबसे अच्छी बात, खुशखबरी हमको यहाँ मिल गई कि ये विंडोज पे काम करने लगा। अच्छा, खुशखबरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग आसानी से वर्क इस पे कर सकते हैं, है ना। सो आगे बढ़ के देखते हैं। ये विंडोज बेस्ड मिल गया हम लोगों को क्या? टैली। इन्वेंट्री मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वर्जन। अच्छा, जब ये वर्जन आया तो इसमें हमने क्या करने लगा? हम लोग क्या फैसिलिटी मिल गई कि अब आप यहाँ पे इन्वेंट्री की भी एंट्री कर सकते हैं। वहां पे सिर्फ लेजर की एंट्री कर सकते थे, और यहाँ पे इन्वेंट्री की भी एंट्री कर सकते हैं। मीन्स वहां पे हमने बताया ना कि हमने क्या खरीदा है? परचेज अ मार्कर। ये सेंटेंस जो बोला, इस सेंटेंस को लास्ट तक लेके जाएंगे। परचेज अ मार्कर फ्रॉम दीपक। हमने दीपक से परचेज किया है ना, और दीपक हमारे सिंडिकेटर है। बस इतना एंट्री हुआ, लेकिन पेन का एंट्री कहाँ पे होगा, मार्कर का एंट्री कहाँ पे होगा, वो फैसिलिटी उसमें नहीं था। उसमें फैसिलिटी सिर्फ क्या था? दीपक का नाम और सामान क्या हुआ है और उसका वाउचर निकाल देना। लेकिन क्या खरीदा गया है उस आइटम का नाम वहां पे एंट्री नहीं हुआ, है ना। ये आइटम का नाम एंट्री अब कहां पे होने लगा था? यानी पहले की जो फैसिलिटी है वो तो है, अब इसमें एक और फैसिलिटी आ गया कि आपने जो सामान खरीदा उसका भी एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मार्कर खरीदा, कितना मार्कर समझ में आ रहा है? 5 मार्कर हमने खरीदा, पर मार्कर 35 रुपीज, है ना। या फिर सपोज फैन की बात कर लेते हैं, तो फैन की अगर एंट्री करेंगे तो इसको 2 प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। फैन हमने 2 खरीदा है तो 2 प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। पहला कि सिर्फ फैन जितना में खरीदा है उसका अमाउंट नोट कर लीजिए, बस काम खत्म। दूसरा एंट्री क्या होगा? इन्वेंट्री के साथ होगा। किसके साथ होगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है सामान। हमने जो फैन खरीदा, ये फैन कहां से आया, इस फैन की कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, फर्नीचर है, गारमेंट्स है, क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक है, किस कंपनी का फैन है, किस क्वांटिटी में आपने इसको लाया, कितने क्वांटिटी में लाया। अच्छा, क्वांटिटी जो लाया उस क्वांटिटी का यूनिट क्या था? यूनिट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आपने फैन को किलो में खरीदा है, दर्जन में खरीदा है, हो सकता है दर्जन में हम खरीद सकते हैं, पैकेट में भी खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यूनिट भी बताना पड़ता है कि आपने फैन को कैसे खरीदा है, किलो में खरीदा है, दर्जन में खरीदा है, या फिर मीटर में खरीदा है, कैसे खरीदा है।
तो यहाँ पे हमारे सामने मेंशन होता है कि फैन हमने दर्जन में खरीदा है या फिर पैकेट में खरीदा है। एक पैकेट में 8 पीस, कितना सर ना 4 पीस, याद रखिए भूल जाते हैं आप। एक पैकेट में कितना था 4 पीस था, है ना, यही वाला फैन। तो शाम साहब सब खरीदे है ना, तो फिर भी भूल गए, देख लीजिए। सो वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया था फैसिलिटी कि इन्वेंट्री का भी डिटेल आप रख सकते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री का डिटेल आप नहीं रख सकते थे और यहाँ पे इन्वेंट्री का डिटेल आप रख सकते हैं। इन्वेंट्री समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं, इसमें नेम नहीं लिख रहे थे। इसमें मार्कर हमने खरीदा, लेकिन मार्कर को भूल जाइए, कितने में खरीदा वो लिख रहे थे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे मेंशन वो इन्फॉर्मेशन जो क्या ट्रांजेक्शन हुआ है बस वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये एक्सेप्ट करता था। लेकिन यहाँ पे आपने क्या खरीदा, किससे खरीदा और क्या खरीदा हमने बता दिया पहले, किससे खरीदा, वो सारी चीजें, अमाउंट, वाउचर वगैरह, यानी इसमें जो फैसिलिटी वो, और उसके अलावा एक और ऐड कर दीजिए ना यहाँ पे, सिंपली इन्वेंट्री को भी ऐड कर दिया जाता था, यानी टोटल सामान का डिटेल भी यहाँ पे रखा जाने लगा। इज इट क्लियर? क्लियर ना? अब वही चीज यहाँ पे दे रहा है जिसको इंट्रोड्यूस, इन्वेंट्री को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले इन्वेंट्री क्या चीज होता है, किस जंगल का जानवर है, कुछ नहीं पता होता था, है ना। लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया कि नहीं, इन्वेंट्री भी कोई चीज होता है, यानी इसका भी नाम हमें मेंशन करना पड़ेगा। कहाँ पे? और जितना आप ट्रांजेक्शन में एंट्री करते जाओगे उतना आपके लिए आसानी होगा अकाउंटिंग को मेंटेन करना, राइट रॉन्ग, है ना। सो आगे बढ़ते गए हम लोग, फिर हमने देखा इन दिस वर्जन विच इन्वॉल्व डिटेल्ड इन्वेंट्री स्ट्रक्चर, वही बात हमने यहाँ पे जो कहा था, जिसमें इन्वॉल्व होने लगा क्या क्या, इन्वेंट्री का टोटल स्ट्रक्चर, कि कोई भी सामान खरीदा गया है तो कहाँ से खरीदा गया है, किस यूनिट में खरीदा गया है, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्वेंट्री का डिटेल यहाँ पे एंट्री किया जाने लगा और उसका इनवॉइस बनने लगा। इनवॉइस का मतलब भी क्या होता है, बिल होता है। और बिल मतलब कि आपने कौन सा सामान, इनवॉइस इसी को कहते हैं ना, आपने इनवॉइस निकाला है, निकालते नहीं निकालते, वहां पे इनवॉइस नंबर दिया जाता है, इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, यानी बिल नंबर 1, बिल नंबर 2। अब ये वही बता सकता है जो किसी एजेंसी में रहता है, जैसे फैन की एजेंसी में, है ना, राइट सर, होता है ना इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा तो आपका एक बार 10 फैन आ गया, है ना, फिर उसी दुकान से दोबारा 10 फैन आया, तो पहली बार जो 10 फैन आया वो इनवॉइस नंबर 1 हो गया। फिर 2 घंटे के बाद आपको उसी दुकान से आया, बिजनेस है भाई, बिक गया, फिर लाना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन लाना पड़ेगा तो अब क्या, जो 10 फैन आपने लाया ना उसमें से 2000 रुपया आपका बाकी है। समझ आ रहा है? इनवॉइस का मतलब वही होता है कि आपने जो 10 फैन लाया है तो आपने नंबर दिए थे इनवॉइस नंबर 1, इतना फैन गया जिसमें से 2000 रुपया अभी बाकी है। तब तक फिर वो माल बिक गया, फिर दूसरा माल आया, अब वो दे देगा इनवॉइस नंबर 2। अब इनवॉइस नंबर 2 जो दूसरी बार माल आया था ना उसमें संदीप ने टोटल पैसा पे कर दिया था, लेकिन 2000 अभी बाकी है, तो किसमें का बाकी है, इनवॉइस नंबर 1 का बाकी है। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी हम लोगों को मिलने लगी थी, इनवॉइस देने की फैसिलिटी हमको यहाँ पे मिलने लगी। नेक्स्ट हमने देखा टैली 5.4। अब टैली 5.4 क्या है, 5.0 का अपग्रेड वर्जन है, सबको एक ही टैली है, सबको अपग्रेड करता गया यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ के हमने देखा तो क्या लिखा, 5.0 का ये क्या है, अपग्रेड वर्जन है जो कैपेबल हो गया, किसके कैपेबल हो गया, योग्य हो गया के ऑफ कन्वर्टिंग अर्लियर डेटा फॉर्मेट इनटू करेंट डेटा फॉर्मेट, दिस पॉसिबल टफ इंपोर्ट ऑफ डेटा। अच्छा, यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, टैली में हम लोगों ने क्या किया, कोई भी डेटा एंट्री किया, कोई भी ट्रांजैक्शन एंट्री किया, है ना, बस टैली में ही उसको हम लोग देख सकते थे। लेकिन जैसे ही टैली 5.4 आया, सर अब यहाँ पे हमको फैसिलिटी मिल गया कि आप टैली के डेटा को किसी दूसरी जगह इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक एक्सेल में, लाइक पीडीएफ में, लाइक जेपीजी में। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो डेटा आप टैली में एंट्री कर दिए वो टैली में ही देखेंगे। कहाँ देखेंगे? वो दूसरी जगह, दूसरे एप्लीकेशन में उसको लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही टैली 5.4 आया, आप अब इसके डेटा को, जो भी आपने ट्रांजैक्शन एंट्री किया है, आप चाहते हैं कि इसका बिल निकाल कर हम एक्सेल में दें। मेरी बात समझ में आ रहा है? बिल निकाल के एक्सेल में दें तो पहले इस डेटा को इंपोर्ट करना पड़ता है। किसमें? एक्सेल में। मीन्स टैली से एक्सपोर्ट कीजिए और एक्सेल में जाके इंपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब समझते हैं आप लोग? एक्सपोर्ट मतलब भेजना और इंपोर्ट मतलब लाना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया?
निर्यात, और इंपोर्ट मतलब आयात, है ना। तो टैली के डेटा को यहाँ तक टैली में ही देखा जा सकता था। जब इस वर्जन में हम लोग एंट्री किए तो ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया कि आप टैली के डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में भेज सकते हैं। बिल्कुल, एक्सपोर्ट करेंगे तभी इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट अगर लिख दिया गया ना कहीं पे, मतलब कि पहले आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, तब जा कहीं पे इंपोर्ट होगा। अगर आप कहते हैं टैली से कहीं जी नहीं, एक्सेल से इंपोर्ट नहीं कर सकते, टैली टू टैली इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दो आपके पास कंपनी है, एक दीपक का कंपनी है और एक संदीप का कंपनी है ना। तो दीपक के कंपनी के डेटा को आप एक्सपोर्ट करके संदीप के कंपनी में ले सकते हैं। अच्छा, कंपनी की बात हम क्यों कर रहे हैं? टैली में फाइल को कंपनी ही कहा जाता है। टैली में जहां पे आप एंट्री कर रहे हैं किसी डेटा को, है ना, जैसे कि एक्सेल के फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है ना। एक्सेल के फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। वैसे टैली में जहां पे हम लोग काम करेंगे उसे कंपनी कहा जाएगा, है ना। उसे क्या कहा जाएगा? कंपनी कहा जाएगा। तो एक कंपनी के डेटा को दूसरी कंपनी में इंपोर्ट व एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन एक्सेल के डेटा को टैली में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको इंपोर्ट की फैसिलिटी मिल चुकी थी। आगे ये बना था यहाँ पे, है ना। अब जब आप इसमें गई ना तो उसका भी फैसिलिटी आपको मिलेगा यहाँ पे, और इसमें जो अपग्रेड हुआ ये भी मिलेगा। फिर इसमें गई तो पिछले वाला सारा फैसिलिटी यहाँ मिलेगा, है ना। और अभी नए वाले भी नहीं कर सकते हैं। लेटेस्ट जो वर्जन हम लोग टैली ERP9 या प्राइम पढ़ रहे हैं उसमें भी नहीं कर सकते हैं। टैली के डेटा को कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी नहीं, बस 6 फॉर्मेट में भेज सकते हैं। अब वो 6 कौन सा फॉर्मेट होगा आगे के चैप्टर में हम देखेंगे, है ना, क्योंकि मेरा क्लास बहुत लंबा जा रहा है। सो फिलहाल हम फटाफट इसको सरसरी अंदाज में इसको खत्म करते हैं। हमने देखा टैली 6.3। यहाँ पे हमने क्या देखा? दिस वर्जन इज एक्सटेंड enterprises system where it interact with other system of ODBC, Open Database Connectivity. You and email upload your financial record. जब यहाँ पे हम लोग आए टैली 6.3 में, तो इसमें वो सारी फैसिलिटी मिल रही थी जो आपने यहाँ पे देखा। एक फैसिलिटी और यहाँ पे क्या हो गया? इंक्लूड हो गया कि आप इसके डेटा को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब क्या कि आप इस डेटा को अब कहीं पे अपलोड भी कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं। जैसे अपने डेटा को आप ईमेल भी कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, है ना। क्या कहा जाता है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है ODBC। मीन्स आप टैली के किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं सर? अपलोड कर सकते हैं उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ईमेल के थ्रू। आई मीन टू से दैट टैली से ही आप कहीं पे उसे मेल कर सकते हैं किसी को भी। इज इट क्लियर? क्लियर ना? नेक्स्ट वर्जन हमने देखा सर टैली 7.2। अब टैली 7.2 में क्या हुआ? यहां तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना वर्जन, यहां तक के वर्जन में हम लोग टैक्स ऐड नहीं हो रहा था। टैक्स अब आप लोग समझ रहे हैं, अनेकों प्रकार के टैक्स होते हैं, है ना। जैसे अगर बात करते हैं किसकी? वैट की। तो वैट क्या है? एक टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स। TDC क्या है? TDC एंड TCS क्या है? जानते हैं कोई? TDC एंड TCS, TDC एंड TCS आपके इनकम और पेमेंट पे लगता है टैक्स। किस पे लगता है? इनकम और पेमेंट का टैक्स लगता है। जैसे कि आप इनकम कर रहे हैं ना तो आपका TDC टैक्स कटता है ना। और आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो आपका TCS टैक्स कटता है। अब TDC TTS क्या है? बहुत लंबा टॉपिक है, सिर्फ इसका 2-3 दिन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले आगे। बस इतना समझ लेते हैं कि टैक्स इंक्लूड हो गया कहाँ से? 7.2 वाले वर्जन में हमको टैक्स की फैसिलिटी मिलने लगी कि अब आप यहाँ से अपना टैक्स भी क्या कर सकते हैं? टैक्स का डिटेल भी इसमें रख सकते हैं। इससे पहले वाले वर्जन्स में टैक्स का डिटेल हम लोग नहीं रख सकते थे, टैक्स को एंट्री नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ तक के डिटेल में अब क्या हो गया? टैक्स की भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। इज इट क्लियर नॉट? नेक्स्ट हमने देखा टैली 8.1। अब ये क्या कह रहा है? दिस वर्जन इज मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट।
अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं हुआ, ये सारे के सारे फैसिलिटी यहाँ पे है ना। बस क्या हुआ कि इतने सारे यहां तक जो हम लोग ने वर्जन पढ़ा था ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंडिया वाले लैंग्वेज में काम करता था, है ना। और यहां पे ये क्या करने लगा, अब 10 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने लगा। अब 10 लैंग्वेज में, इंडिया में ही 10 लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है ना, लेकिन ये क्या करता था, सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट करता था। अब आप 10 लैंग्वेज में इसको क्या कर सकते थे, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ लैंग्वेज यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, किसमें, 8.1 में। इसके आगे भी और वर्जन है हमारे साथ, 2 वर्जन और हमारे पास रह गए हैं, तो एक वर्जन कल पढ़ेंगे और बाकी वर्जन जो टैली ERP 9 है वो तो पढ़ना ही है पूरा लास्ट तक। सो इनफ फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।